नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। अगर इस वक्त मैं आपसे कहूं कि 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है तो आप हैरान होकर कहेंगे कि वक्त तो अभी है काफी, लेकिन देखिए राजनीति में ये वक्त भी बहुत कम है। विपक्ष के नेताओं ने 2024 की भागदौड़ अभी से शुरू कर दी है। एनडीए से अलग होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मानो विपक्ष के सबसे बड़े सूत्रधार के रूप इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी मुलाकातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कल यानी 7 सितंबर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं और कल से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। दूसरी तरफ दक्षिण में तेलंगाना के सीएम केसीआर से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक बहुत पहले से दिल्ली की सियासत का संकेत दे चुके हैं। तो सवाल पब्लिक का है कि क्या जहां विपक्ष 2024 के गुणा भाग में जुट गया है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड ठीक रखने में जुटे हुए हैं। इस पर चर्चा होगी। कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी तो क्या राजपथ पर है विपक्ष, बात इस पर भी होगी और इसी आधार पर आज चर्चा होगी। तो आज आइए शुरुआत करते हैं अब सवाल पब्लिक का कार्यक्रम। चुनावी लोकतंत्र में हर नेता को अधिकार है कि वो जनता के बीच किसी भी पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। विपक्ष के नेताओं में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चैलेंजर बनने का सपना है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के जो चेहरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्या जनता को उन पर भरोसा होगा या वो जनता को भरोसा दिला पा रहे हैं? राहुल गांधी कल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस इसे मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा पॉलिटिकल मिशन 2024 से पहले बनाना चाह रही है। लेकिन जब ये यात्रा लॉन्च हो रही है, कांग्रेस के भीतर के लोकतंत्र और राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के भीतर ही संग्राम छिड़ा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के मिशन पर हैं, लेकिन बीजेपी सियासत में उनके पलट जाने के मुद्दे को बार बार उठा चुकी है। अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से बाहर के राज्यों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हिसार में कल उनका कार्यक्रम है जहां मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च होगा। लेकिन दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों में उनकी सरकार घिरी हुई है। केसीआर 20 मई से ही विपक्षी एकता के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में पटना में नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मुहिम का डिस्कनेक्ट सबको दिखाई दिया, वायरल हुआ। लेकिन इस रियलिटी चेक के बीच मैं आपको नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के आज के बयान सुनवाती हूं। देखिए कैसे दोनों नेता 2024 के मद्देनजर अपनी अपनी राजनीति को प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं आप एक पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और अगर 130 करोड़ लोग मिल जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही हासिल करने के लिए मैंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा। मैं हर राज्य में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और लोगों को इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से, इस कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। कल मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान पे जा रहा हूं, हरियाणा में, हिसार में। मैं हिसार में पैदा हुआ था। हिसार में एक गांव है, हिसार के पास सिवानी, वहाँ पे पैदा हुआ था। हिसार से मैं अपनी इस शुभ यात्रा का, पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव के लिए जब राजनीतिक गोलबंदी हो रही है तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहती हूँ। जरा कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं। 2019 में क्या हुआ था? 19 के लोकसभा चुनाव के पहले भी विपक्षी एकता और उनकी मुहिम की बड़ी बातें हुई थी। तस्वीर आपके सामने है। ये 19 जनवरी 2019 को कोलकाता में यूनाइटेड इंडिया रैली हुई थी, उसकी तस्वीर है। 23 राजनीतिक दलों के 25 नेता
एक मंच पर जुटे थे और मोदी सरकार को हराने के लिए यहां पर संकल्प लिया गया था। इससे पहले 23 मई 2018 को कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में लगभग समूचा विपक्ष पहुंचा था और इसी समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती के गले मिलने का वीडियो पूरे देश ने देखा। बड़ी चर्चा इस दौरान भी हुई। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह की विपक्ष की मुहिम फ्लॉप साबित हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत 2014 के मुकाबले और बढ़ गई। सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ विपक्ष के सारे वार क्या बेकार साबित हो रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों से जनता के बीच एक डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करने में कामयाब हुए हैं और ये उनकी एक बड़ी ताकत है? अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने हाल ही में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% बताई है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताना चाहती हूं कि पीएम मोदी ने 2 सितंबर को भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत को नौसेना को सौंपा है। कल ही उन्होंने 14,500 स्कूल्स के अपग्रेडेशन का प्लान प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री लॉन्च किया है। पिछले ही हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कोविड में भारत ने इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया। आईएमएफ के 3 दिन पहले के आंकड़ों के मुताबिक यूके को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के ऊपर विपक्ष के आरोप और सवाल गंभीर हो सकते हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर सवाल है, रसोई गैस की कीमतें अगर 1000 रुपए के ऊपर हैं, पेट्रोल अगर 100 रुपए के करीब है, तो ये विषय भी ऐसे हैं जो जनता के कंसर्न है। विपक्ष ईडी और सीबीआई के एक्शंस को पॉलिटिकल बताकर भी सरकार के खिलाफ लामबंद होना चाहता है। लेकिन क्या इन आरोपों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए विपक्ष एकजुट नहीं है या फिर जनता उनकी आवाज पर भरोसा नहीं कर रही है? सुनिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की राजनीति को किस तरह आड़े हाथ लिया। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। तो आज चर्चा जिन सवालों के इर्द गिर्द होगी उनमें पहला मुख्य सवाल विपक्षी एकता की नीतीश कुमार की कोशिशों में कितना दम है, इसका पूरा विश्लेषण होगा, सवाल जवाब होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस का भारत जोड़ो सरकार के खिलाफ कैंपेन है या फिर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। तीसरा मुख्य सवाल, क्या पीएम मोदी अपने काम से विपक्ष के मिशन को धराशायी कर पाने में कामयाब होंगे? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डिबेट में जो पैनल मौजूद है, आपका परिचय उनसे करवा दें। स्टूडियो में मेरे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी से इस वक्त मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अकील खान जी हमारे साथ मौजूद है, आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं। कांग्रेस पार्टी से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू से डॉक्टर एम ए फातमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आप महासचिव भी हैं पार्टी में। और न्यूयॉर्क से हमारे साथ सुहेल सेठ साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में शहजाद यहां पर अब आपके साथ ही करना चाहती हूं। 2024 को लेकर तैयारियां जो है वो नीतीश कुमार के इस ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई तो दे रही है। किसी तरह की कोई घबराहट, कोई नर्वसनेस? देखिए, नर्वसनेस तो शायद नीतीश बाबू में है, जिनको शायद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बोला है कि बिहार का सिंहासन खाली करो, तो हो सकता है प्रोबेशनरी सीएम के रूप में वो दिल्ली आए हैं बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में। आमतौर पर कई सारे बेचारे हमारे बिहारी भाइयों बहनों को आरजेडी के समय पर ऐसे ही पलायन करना पड़ा है अलग अलग प्रदेशों में, तो मुझे लगता है कि वो एक कार्य अगर हो रहा है तो वो बताएंगे। परंतु मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार पर वार तो याद आई महंगाई और बेरोजगार। वैसे 31% बेरोजगारी दर है राजस्थान में।
असलियत में 2024 में दूल्हे है तैयार, 5-5, 6-6 दूल्हे है तैयार, पर बाराती कौन है यार? एक तरफ देखिए कर्तव्य पथ पर विजन और मिशन वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे कहाँ हैं? करप्शन, डिसरप्शन, टेलीविजन एंड एम्बिशन फॉर पोजीशन वाले। सबका एम्बिशन तो है पोजीशन पाने के लिए, परंतु उनमें एक कॉमन धागा क्या है विचारधारा की? क्या एसपी बीएसपी में कुछ कॉमन है? लेफ्ट टीएमसी में कुछ कॉमन है? सब में एक कॉमनैलिटी यही है कि सबको भ्रष्टाचार का भाईचारा जोड़ता है। और आज देखिए 2014 से पहले मुख्य राजनीति का एक पोल क्या होता था? सेकुलरिज्म बचाओ। आज वो सारा हिजाब गिर गया है, आज केवल है कि सेव करप्शन। तो जिस पर करप्शन पर कार्रवाई हो रही है वो एक साथ आकर बोल रहे हैं सब एक साथ आ जाओ और करप्शन को बचाओ। ठीक है, 1 मिनट में आपकी बात पूरी हुई। सभी मेहमान शुरुआत में 1-1 मिनट बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। लेकिन फातमी साहब, जो सवाल यहां पर शहजाद उठा रहे हैं कि दूल्हे तो बहुत हैं लेकिन घोड़ी कौन चढ़ेगा ये क्लियर नहीं है। चेहरा कौन होंगे 2024 के लिए? एकजुटता की बात तो सही है। अभी देखिए पूनावाला जी तो पता नहीं क्या क्या बोल गए, उनको समझ में बात आएगी जब 2024 का चुनाव होगा। और अभी कोई दूल्हा नहीं है, अभी सब मिल करके ये जो हाईली करप्ट और अनडेमोक्रेटिक सरकार चल रही है, जो डेमोक्रेसी को परचेज करती है, उसके खिलाफ जो फाइनेंशियली अगर देखें तो मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं ये। लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। तो ये बोलना बहुत आसान होता है। 8 साल पहले बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी माननीय प्रधानमंत्री ने, इसलिए देश के लोगों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन न तो 2 करोड़ नौकरी है, ना किसान को फायदा हुआ, यहाँ तक कि अभी देखिए 4 साल की नियुक्ति हो रही है आर्मी में। तो ये सब जो है, ठीक है, आपके पास आरोपों की फहरिस्त लंबी है सर। 1 सेकंड, आपका 1 मिनट का टाइम पूरा हो गया। सभी गेस्ट से पहले 1-1 मिनट की मैं रिमार्क्स दूंगी, उसके बाद फिर डिबेट ओपन यहाँ पर करूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कल से कांग्रेस की पदयात्रा की भी शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर उम्मीदें कई हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, लेकिन आपसी कलह को लेकर सवाल बड़े हैं। अब ऐसे में 2024 के लिए कैसे विपक्ष एकजुट होगा? और जो गांधी परिवार की अगुवाई में होना चाहिए था, वो उसके अगुवा अब नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो पहलू ये है जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे थे, तो वो नरेंद्र मोदी जी के गुण और अपनी सरकार के गुण बता रहे थे। वो रोज बताते हैं और बताएंगे भी, उनका अपना कर्तव्य है। दूसरा पहलू ये है कि जो विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है, ये क्या सफल होगा या नहीं होगा? सफल होगा तो कितना होगा और कैसे होगा, कौन इसका चेहरा होगा? तो मीनाक्षी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बहस है ये, और इसको मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के तरह से करना चाहूँगा कि अभी विपक्षी एकता का जो प्रयास है ये अच्छा प्रयास है, ये होना चाहिए, क्योंकि देश जिन जिन गंभीर मुद्दों से गुजर रहा है और देश के हालात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बड़ा आवश्यक है। और लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये होगा कैसे? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्षी जो नेता हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए एक होना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है? तो देश की जनता के सामने एक पूरा का पूरा एक हमारा रोड मैप देना पड़ेगा। ये आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आचार्य जी, इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी 1-1 मिनट का समय सबको दे रही हूँ। लेकिन विपक्ष किस मकसद के तहत साथ आएगा, क्या एक कॉमन मिनिमम एजेंडा हो सकता है, इस पर एक क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। अकील खान जी, लेकिन जो ये तमाम मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है 2024 के लिए विपक्ष एक साथ हो पाएगा, एक साथ आ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी का जो अभी तक का स्ट्रेटेजी है ना, वो यही है कि अपोजिशन को उन्होंने क्रश करने की कोशिश करना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पिछले महीने मैं अपने हमारे सीएम जो बिहार के हैं, उन्होंने जब रिज़ाइन किया, मतलब इनसे बीजेपी से नाता तोड़ा, उसके बाद मोदी जी का मतलब बहुत बुरा, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा और नींदें खराब हो गई उनकी। 3 दिन तो नींद नहीं आई, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो जो
8 साल की जो परफॉर्मेंस है बीजेपी की, वो है 3 चीजों में बताना चाहूंगा। एक तो भ्रष्टाचार का हद से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना, दूसरा है झूठों का हद से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना, और तीसरी बड़ी बात है बेरोजगारी का हद से गुजर जाना होता है भाजपा हो जाना। जो 3 हमारी वाइटल रिक्वायरमेंट है हमारे देश की, जो हमारा देश जिसके ऊपर बेस्ड है, वो तीनों चीजें जो हैं मोदी जी जो बोलते हैं ना उसका अपोजिट ही करते हैं। वो जितने भी अभी कुछ उन्होंने बोला है वो मोदी जी उसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं, भाजपा भी वही काम। आपके आरोपों पे मैं शहजाद से जवाब लूंगी। टीएमसी से हमारे साथ विवेक गुप्ता भी इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं। विवेक गुप्ता जी, नीतीश कुमार की मुलाकातें चर्चा का विषय तो बनी हुई है, एक एक कर वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, दीदी को मंजूर होगी उनकी लीडरशिप या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनका चेहरा? विवेक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप एक बार दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पा रहा था, सॉरी, ऑडियो चला गया था। ठीक है, हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। दीदी को मंजूर होगा नीतीश जी का चेहरा? हाँ, अब आ रही है। देखिए, दीदी ने ये कहा है अभी कि हम ऑपोजिशन यूनिटी या इस तरह की किसी भी बात पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़े, छोटी छोटी लड़ाई लड़े अपने अपने इलाकों में। जो जो बीजेपी के विरोधी में है, मुझे लगता है वो सब साथ में आके पहले बीजेपी को हराएंगे, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चर्चा शुरू होगी। ठीक है, चलिए, आपने अपनी बात 40 सेकंड में ही कंप्लीट कर दी। ऐसा भी डिबेट में बड़ा कम देखने को मिलता है कि 60 सेकंड का समय दे और मेहमान कम समय में अपनी बात जो है पूरा स्पष्ट तरीके से रख दे। खैर, मैं आपके पास अगले सवाल के लिए आऊंगी, लेकिन न्यूयॉर्क से हमारे साथ इस वक्त सुहेल सेठ जी भी हैं। सुहेल जी, आप तो बड़े दूर से बैठकर इस वक्त भारत में इन मुलाकातों को और राजनीतिक बैठकों को देख रहे हैं। आपके लिए क्या मायने हैं इन मीटिंग्स के 2024 के मद्देनजर? ये सब मेरे ख्याल में कुछ होगा है नहीं। ये ढिंडोरा पीटेंगे, सब लोग बात करेंगे। देखिए, एक बात है, ऑपोजिशन यूनिटी ओवरनाइट नहीं होती। इनकी आइडियोलॉजीज अलग हैं, इनके भेदभाव अलग हैं, इनका एक साथ जुटना एकदम इम्पॉसिबल है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक साथ नहीं थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक साथ नहीं थे, तो 2024 लोकसभा में एक साथ रहेंगे। अब कैरेक्टर इज डिटर्मिन्ड बाय द पास्ट बिहेवियर। तो मेरे ख्याल में नीतीश कुमार भी आएंगे, सब आएंगे। आप क्या समझते हैं कि ममता बनर्जी चुप रहेंगी? वो शी विल नॉट आस्क फॉर द पोस्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एक है, पर प्राइम मिनिस्टर एस्पिरेंट्स करीब 1.2 बिलियन पीपल हैं। हर आदमी समझता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं और बनूंगा। जब इलेक्शंस आते हैं तब फिर वो बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को कुचल दिया है, आया राम गया राम। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है यहाँ, आप सही कहा आपने कि लोगों की खरीदारी हो रही है, लोगों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो आदमी तब किसी को खरीदता है जब आदमी अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो। What does it say about those political parties? अगर मैं जेडीयू में हूं और मेरे 5 मणिपुर के एमएलएस चले गए, तो ये जेडीयू की भी पोजीशन के ऊपर एक चिन्ह है। तो मैं समझता हूं कि ये सब अभी सब ऑप्टिक्स है, कुछ होना है नहीं। 2024 में नरेंद्र मोदी ही आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनके। और देखिए, मेरे को तो कोई बीजेपी से ना मोह है, ना कांग्रेस है, ना टीएमसी से है। ठीक है, क्योंकि टैक्सेस तो हम लोग को तब भी देने पड़ेंगे जो आज देने पड़ रहे हैं। तो मेरे को तो कोई चिंता नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बोल रहा हूँ। रियलिटी ये है कि 2024 में मोदी सरकार अगली बार। चलिए, लेकिन एक बात जो उभर कर सामने आ रही है कि विपक्ष अगर एकजुट होगा भी, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें ऐसी हुई हैं, तो क्या वो कोशिश कामयाब होगी? ये यक्ष प्रश्न इस वक्त बना हुआ है। और इसीलिए फातमी साहब, अब अगला सवाल आपसे, अब डिबेट को मैं यहाँ सबके लिए खोल रही हूँ। देखिए, ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2019 से पहले नायडू साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी। जब मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ऐसा प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन वो प्रयास कामयाब हुए नहीं। उल्टा दर्द तो ये है कि क्या नीतीश जी भी अगले 6 महीने तक आरजेडी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक चीज तो पहला, आप ये एक साहब ने अभी जो आपके पैनल में है, उन्होंने कहा कि देश के अंदर 1.2 बिलियन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। गजब है भाई, किसी मुल्क में इतने उम्मीदवार नहीं होंगे दुनिया के। तो इस तरह की बेकार बातों को करके डाइवर्जन नहीं कीजिए। मुल्क के अंदर बदलाव चाहिए।
और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। सन 77 में इसी तरह से हुआ, 89 में हुआ, 96 में हुआ। तो आपने देखा कि विपक्ष या तो चुनाव से पहले एक हो गए या चुनाव के बाद एक हुए। अभी इस दफा की कोशिश ये है कि हम सब मिल करके जो भी अब आप देखिए, आप आदर्शों की बात कर रहे हैं, आदर्श अपनी जगह सही हैं, लेकिन व्यवहारिक बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने कार्यक्रम के शुरू में 2 तस्वीरें दिखाई, जब इससे नहीं आप ही को बोलने का समय दे रही हूँ सर, पॉइंट पे ला रही हूँ बस। आप ही बोलेंगे, अभी कोई दूसरा नहीं बोल रहा। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ऐसे प्रयास इससे पहले भी हुए, लेकिन क्या एक कॉमन मिनिमम बिंदु होगा जिसके तहत नीतीश जी की अगुवाई में सब साथ आएंगे? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि विवेक जी पैनल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल में दीदी ये क्लियर कर चुकी हैं कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस होगा, यानी चुनाव से पहले हम साथ नहीं आ रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री का। पहली बात ये समझ लें आप। अभी जो नीतीश कुमार जी निकले हैं या जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, वो पहले ये देखना चाहते हैं कि कहां कहां हम लोग मिल के एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। जहां पर कंट्रोवर्सी होगी, 2 पार्टियां होंगी, जैसे केरला है तो उसमें कांग्रेस भी लड़ेगी, कम्युनिस्ट भी लड़ेगा। हो सकता है कुछ राज्य ऐसे और हों जहां पर 2-3 पार्टियां लड़ रही हों, सेकुलर पार्टियां। लेकिन एक बात समझिए आप, जो बात अभी जो डिबेट चल रहा है, डिबेट ये है कि क्या विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियां एक हो सकती हैं। तो इसी प्रयास में नीतीश कुमार जी निकले हैं, कांग्रेस के नेता निकले हैं और मालूम कर रहे हैं कि कौन कौन हम लोग मिल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कि जब भी हम चुनाव में जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा नौजवानों से कि आपके रोजगार का इंतजाम, आपके नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। किसान को बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आपकी उपेक्षा हुई है 8 साल में उसको पूरा करेंगे। हम अपनी एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके देखेंगे कि कितना जो है कुनबा एक साथ इकट्ठा आता है या नहीं आता है, कुनबा जुटता है या नहीं जुटता है। केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 1 वर्सेस 4 भी है, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल भी आर्टिकुलेट किए गए, उसका जवाब भी देना है। बिल्कुल सही है। और जो सुहेल सेठ को अब ऐसे बोलने की कोशिश की गई, उन्होंने बहुत गहरी बात बोली है। केवल नेताओं के लिपट जाने से, चिपक जाने से क्या उनके जो तथाकथित बचे हुए वोट बैंक भी क्या एक साथ होते हैं? क्या एसपी बीएसपी साथ आए? क्या उनके लोग एक साथ आ गए? जो लेफ्ट टीएमसी अगर साथ भी आ जाए तो क्या उनके जो कोर वोटर है या सपोर्टर है वो एक साथ आ जाते हैं? ये ऊपरी से हाथ मिलाने का प्रयास तो 2018 में भी हुआ, कुमारस्वामी की स्वेरिंग में, 2019 में भी हुआ और लगातार होते आ रहा है। हाँ, पर मैं 2-3 मुद्दों पर सवाल उठाना चाहता हूं। अब जेडीयू ने बोला भयंकर भ्रष्टाचार और भयंकर तानाशाही, ये फातमी जी के शब्द है। मुझे एक बात बताइए कि भयंकर बेरोजगारी तो 31% राजस्थान में, क्या स्टैंड है वहां पर? कांग्रेस की सरकार है। भयंकर तानाशाही तो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लाई थी, क्या स्टैंड है उस पर? भयंकर भ्रष्टाचार तो लालू को आइकॉन ऑफ करप्शन जेडीयू ने कहा था। एक एक करके बात करते हैं मीनाक्षी जी, उन्होंने आइकॉन ऑफ करप्शन कर, प्लीज मीनाक्षी जी, एक तो मैं 1 वर्सेस 4 हूं, मुझे करने दीजिए, उसके बाद वरना लय टूट जाता है। इनको अब मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको इन्होंने आइकॉन ऑफ करप्शन कहा था लालू को, जब वो कन्विक्ट हुए थे 3-4 बार, तो आज क्या उस पर अडिग है? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के भी समर्थक बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बात कर रहे हैं तो उनको पूछिए जरा कि ये लालू को क्या मानते हैं, करप्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरा एक बार अपना स्टैंड बता दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता से मैंने मीनाक्षी जी एक सेकंड, मीनाक्षी जी मुझे लगता है कि सभी को समय मिलेगा। अगर अपने तर्कों में ताकत है तो हमें बीच में इंटरप्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप अपना पॉइंट मैं अभी संजीव झा, उनके अधिकृत प्रवक्ता के साथ भी बैठा था। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि एक अच्छे स्तर की डिबेट होनी चाहिए। आपकी बात चल रही है ना, पर मैं बीच में नहीं बोल सकता, आपके लिए संभव है बीच में बोलूं मैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अधिकृत रूप से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो लालू को करप्ट मानते हैं? और अगर वो लालू को करप्ट मानते हैं तो लालू के साथ जो हाथ में हाथ मिलाकर सरकारें चला रहे हैं, क्या उनके साथ बैठने में उनको कोई शर्मिंदगी महसूस होगी? तीसरी बात, आखिरी बात, मुझे हो जाने दीजिए ना, क्यों इतना उछल रहे हैं? देखिए, आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए अभी जो बेरोजगारी की बात की जा रही है, बिहार की ये तस्वीर आप भूली है क्या? मीनाक्षी जी, आपके चैनल पर सबसे ज्यादा चली है ये तस्वीर। तिरंगा लेकर जब बच्चे गए थे टीईटी की नौकरी मांगने और बीपीएससी की नौकरी मांगने, तो डंडों से पीटा गया था। ये लोग रोजगार के मुद्दे पर एक हो पाएंगे?
तो मुझे ये 3 मुद्दों पर स्पेसिफिकली बताएं कि जिन्होंने तानाशाही लागू करने का इमरजेंसी में काम किया वो कांग्रेस के साथ बैठकर ये लोग गठबंधन बनाएंगे सेफ डेमोक्रेसी का। जो बेरोजगारी राजस्थान में दूर नहीं कर पाए, डंडे से पीटते, वो बेरोजगारी दूर कर पाएंगे। और आखिरी में भ्रष्टाचार के सवाल पर आम आदमी पार्टी और जेडीयू क्या लालू को करप्ट मानती है, हाँ या ना? बीजेपी ने क्या किया है ये बताइए आप सर। आपने ये तो सबका सुना लिया कि अकील साहब सवाल राजस्थान के अंदर ये हो रहा है। सवाल पे फोकस करते हैं। अकील साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल एक सेकंड सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिसके तहत विपक्ष एक साथ आग पाएगा? क्योंकि जो छोटे छोटे आपने दूसरे सब्जेक्ट बोलने दिए उनको, जो छोटे छोटे हित है, देखिए सर समझिए सवाल। आम आदमी पार्टी के बारे में बोला है उसका जवाब उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए अकील साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी बैठे हैं, मैं आपसे आप पूरा बोलेगा, सवाल तो सुन लीजिए ना सर। सर मैंने सवाल ही नहीं पूछा, जवाब कहाँ देंगे? आम आदमी पार्टी नहीं, आपको उनको नहीं, आप मुझे आंसर करिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की मौजूदगी है, पश्चिम बंगाल में दीदी की मौजूदगी है, साउथ में केसीआर हैं, इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं। अगर आप सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं तो वो भी तो अपने हितों से आगे जब निकलेंगे उसके बाद साथ आ पाएंगे। सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। वो देश के अंदर विकास, और जो मोदी जी ने बेवकूफ बनाया हमारे देश को, और जो वो कर रहे हैं ना इस टाइम, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को उल्टा कर देना। पूरा 5-6 गवर्नमेंट तो अभी इन्होंने खराब की है, पूरा अपना एजेंडा लगा करके वो पैसे करप्शन की बात कर रहे हैं आप। करप्शन पूरा इन्होंने अपना करप्शन करके पूरे देश को बर्बाद किया है। अच्छा, लालू करप्ट है? साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा की है महाराष्ट्र में, साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा है आपके कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, गोवा में। आप देखिए कब किसने कैसे साथ बदले हैं, कब कौन सी पार्टी कहां गई है, पराकाष्ठा। ठीक है सर, ठीक है सर, चिल्लाने से नहीं होगा। आप जो बात कह रहे हैं सर सुन लीजिए, हो चुका है। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। आप जो ये कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहां जा रही है, तो आज की तारीख में कौन किस दल के साथ कहां गठबंधन कर रहा है, इस पर किसी को भरोसा नहीं है, और इसमें किसी का दामन साफ नहीं है। मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को मैं यहाँ पर जोड़ूंगी, ठीक है सर। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ठीक है, आम आदमी राहुल गांधी के साथ। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, विपक्ष अपने छोटे छोटे, ठीक है शहजाद, ठीक है, ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, छोटे छोटे हितों से कैसे उभरेंगे, छोटे हितों से कैसे उभरेंगे? शहजाद प्लीज, ठीक है। अब हम तीसरे गेस्ट से भी यहाँ पे रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्लीज अगर आप लोग आपस में बात करते रहेंगे तो बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। अगले बाद मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है। आचार्य जी, देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। ये बहुत ही गंभीरता से आप बहस करा रही हैं। इसमें 2-3 पॉइंट हैं। सवाल केसीआर का, सवाल लालू प्रसाद यादव जी का, अखिलेश यादव जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का नहीं है। ये लोग तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं नहीं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। सवाल तो मुद्दा है ममता बनर्जी जी का, अरविंद केजरीवाल जी का और नीतीश कुमार जी का। अरविंद, मैं बता रहा हूँ, तो सारा विपक्ष, मैंने जैसी शुरुआत की, सारा विपक्ष एक होगा, इस पे सवालिया निशान है, क्योंकि वो एक दूसरे को गाली दे करके सत्ता में आए हैं। दूसरा सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस मोर्चे के हिस्सा बनेंगे और वो खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनना चाहते हैं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान भी कर दिया है उनके तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। दूसरा सवाल आएगा ममता बनर्जी जी का। तीसरा सवाल है नीतीश कुमार जी का। चौथा सवाल एक इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस का। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी से कोई लड़ता है, और जब जब देश में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, तो राज्यों को, रीजनल पार्टियों को बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टियों को ताकत दी है। तो कांग्रेस राज्यों में मुख्यमंत्री आपको बनाए और कांग्रेस देश की राजनीति में भी अपने आप को अलग थलग कर ले, ये कांग्रेस भी नहीं चाहेगी। तो कांग्रेस चाहेगी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कंसेंसस से अगर हो तो कांग्रेस का हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी का कोई सामना करता है और राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। जहां तक सवाल है नीतीश जी की पार्टी का, वो बिहार से बाहर नहीं है। जहां तक सवाल है ममता जी की पार्टी का, वो बंगाल से बाहर नहीं है। जहां तक सवाल है अखिलेश जी की पार्टी का, वो यूपी से बाहर नहीं है। जहां तक सवाल है और केसीआर की पार्टी का, वो तेलंगाना से बाहर नहीं है। क्या बाकी सबको मंजूर होगी? क्या नीतीश कुमार को मंजूर होगी, ममता बनर्जी को मंजूर होगी, केसीआर को मंजूर होगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं तो उससे आगे की बात कर रही हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी तो ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन होगा अध्यक्ष, होकर के बात इस पर भी क्लैरिटी नहीं है।
नहीं, मैं तो उस पर आ रहा हूँ मीनाक्षी जी, मैं तो आ रहा हूँ। नहीं, अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस पार्टी का और किसके चेहरे पे चुनाव होगा, कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, यही तो मामला है। सबसे बड़ा सवाल आएगा मायावती जी का। मायावती जी अगर किसी के साथ नहीं होंगी तो विपक्षी एकता का मायने खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल आएगा केजरीवाल जी का, तीसरा सवाल आएगा ममता बनर्जी का। तो ये बहुत से प्रश्न हैं और ये यक्ष प्रश्न हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो हमारा अंदरूनी जो मसला चल रहा है, हम अभी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ भी जो स्थितियां हैं उसमें ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी का फेस कौन रहेगा, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी। कांग्रेस पार्टी, अभी राहुल जी ने अध्यक्ष बनने को मना कर दिया, वो यात्रा पे निकल रहे हैं, तो कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? क्या गांधी परिवार का अध्यक्ष होगा या गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होगा? तो सो मेनी क्वेश्चन आर देयर और इन सवालों के जवाब दिए बिना मुझे 10 सेकंड पूरा, प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड। आप अभी पास की गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं। आप जो नीतीश जी काम कर रहे हैं उसका अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके सामने फ्रीक्वेंसी बैठा करके नहीं काम करेंगे और अपना एक डायरेक्शन अलग चूज कर लेंगे, तो ये मतलब आप तो स्टार्टिंग से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जवाब देना चाहता हूं मीनाक्षी कि आप अभी जो है अपना एक एजेंडा जो कांग्रेस का वो उसको अलग कर दीजिए, और जो नीतीश जी आकर के पूरे देश को एक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। 2019 का सबक ले लीजिए आप और उसके बाद बात कीजिए। विवेक जी, अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, आचार्य जी कांग्रेस पार्टी से जो अपनी बात रख रहे हैं वो आपने सुनी। मीनाक्षी जी मुझे इनका जवाब देने दीजिएगा, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। सवाल मुझसे हुआ है, ठीक है मीनाक्षी सवाल मुझसे हुआ है ना, मैं जवाब तो दे दूं, तभी तो इस बहस के मायने तभी है, वरना तो बहस बेमायने हो जाएगी। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेताओं को ये पूरा हक है कहने का कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए, और दूसरी पार्टियों को अपने नेताओं को कहने का हक है। मैं पार्टियों को कैंडिडेट बनाने से देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा। प्रधानमंत्री देश का तब बनता है जब देश की जनता चुनती है। तो सवाल इस बात का, कांग्रेस को आप शिक्षा दे रहे हैं, कांग्रेस ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाने में मदद की है, लेकिन देश के नेता के रूप में कांग्रेस अगर अलग हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? वन साइडेड मत होइए ना आप। ठीक है, जब एक विजन के साथ आप जनता के बीच आएंगे, जनता को बताने के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होगा, और विपक्षी एकजुटता 2024 के लिहाज से क्या होगी जब ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जनता के बीच जाएगा। लेकिन अगर एक कंफ्यूजन का स्टेट अभी इस डिबेट पैनल में दिखाई दे रहा है, अगर अलग अलग पार्टियों के जो आज प्रतिनिधि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, तो सवाल बड़े हैं, सवाल गंभीर है, आम जनता के सवाल भी लूंगी। लेकिन विवेक जी, पहले आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स मैं यहां पर चाहूंगी। दीदी तो आरएसएस की भी तारीफ कर रही है, अचानक कैसे सुर, विचार, बर्ताव, ये सब कैसे बदल गया है? न तो सुर बदला है, न विचार बदला है। हम जिससे अच्छी चीजों के, कोई भी अच्छी चीज है तो उससे अच्छा लेते हैं, बुरी चीज को हम लोग छोड़ते हैं। मगर मैं जो यहाँ डिबेट सुन रहा था सब महानुभाव का, मैं पहले पर्सपेक्टिव में लाना चाहता हूँ चीजों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पीपल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 2024 का चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है। मैं मेरी बात खत्म कर मैं मेरी बात खत्म कर लूं मीनाक्षी जी। तो बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है। मेरा ऐसा मानना है कि पीपल ऑफ इंडिया जीतेंगे, और जब पीपल ऑफ इंडिया जीतेंगे तो उसमें सबसे पहले लोगों का जीतना जरूरी है, बीजेपी का हारना जरूरी है। ये दो क्रम होने के बाद प्रधानमंत्री भी तय हो सकते हैं, कौन शासन करेगा, कैसे होगा, बहुत कुछ। पहले भी इस देश ने कोएलिशन गवर्नमेंट देखा, अगर दरकार पड़ा कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्या होगा नहीं होगा तो जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि 10 साल कांग्रेस ने राज किया, और उस 10 साल के बाद कांग्रेस को यह घमंड था कि उसने बहुत कुछ कर दिया देश के लिए, और वो वापस आ रही है। और यही मुझे आज के दिन बीजेपी में और कुछ पैनलिस्ट में नजर आता दिखाई दे रहा है कि उनको यह लग रहा है कि मोदी जी तो 2024 में आ ही गए हैं, आज ही ताजपोशी कर दो। अरे भाई, जनता को भी तो जवाब देने दो। 140 करोड़ का देश है, करीब 70 करोड़ लोग मतदान करेंगे। 70 करोड़ लोग में से जनता क्या चुनना चाहती है, क्या नहीं चुनना चाहती है, तरीके से अपनी बात हमेशा पैनल में रखते हैं। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ, ममता दीदी वर्सेस नीतीश कुमार जी, कौन है आपकी चॉइस? आपको क्या लगता है कौन बेहतर होगा? मैं तो देखिए, मैं तो दीदी का भक्त हूं। मैंने तो कल फेसबुक पे भी डाला, शी इज माय टीचर। कल टीचर्स डे पे मैंने उनको प्रणाम किया, तो वो तो मेरी टीचर है। देखिए, ठीक है, मुझे मेरा देखिए यहाँ ममता वर्सेस नीतीश नहीं है, ममता वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी, पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी। सुन लिया, बार बार रिपीट करने से चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब सुन लीजिए,
ये कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी है, पर इन्हीं के जो साथीदार है आम आदमी पार्टी के नेता 4 दिन से जब शराब घोटाले का सवाल पूछा, मीनाक्षी क्या बोल रहे थे? मोदी वर्सेस केजरीवाल है, 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल है, मोदी वर्सेस केजरीवाल। बोला है कि नहीं बोला है मीनाक्षी जी? अब देखिए मीनाक्षी जी, मैं 5 लोगों की, मीनाक्षी जी क्या तरीका है भाई? मीनाक्षी जी ये फेयर लग रहा है आपको? आप तो फेयर हैं, आप बताइए। मैं 5 लोगों का सुन रहा हूँ, मेरा जब मौका आ रहा है आप बोलने नहीं दे रही है। एक एक करके मीनाक्षी जी आप करिए डिबेट। चलिए मीनाक्षी जी आप ही कीजिए ऐसे डिबेट। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे। मैं 5 लोगों का सुनूं, मेरे समय भी नहीं आया। अरे आप एक जो है 5 में भारी है, आप चिंता मत करिए, ठीक है? भाई बोलने का मौका तो अकील साहब, मेरी एक तो रिक्वेस्ट जनता है, को सुनाई दे देखिए हमारी बात। हम जब स्टूडियो में बातचीत करते हैं, एंकर की ड्यूटी वहां पर यही है कि जब जिस समय जिस वक्ता को बोलने का मौका दिया जाए वो बोले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 3 या 4 बार मेरे कहे बिना सर बोल चुके हैं। सर आप जो बोल रहे हैं देश आपको देख रहा है, आपकी आवाज कोई नहीं कम कर रहा है, चिंता मत करिए आप। अब उनकी बारी है, वो अपना कंप्लीट कर लें, फिर आपके पास आऊंगी। सुहेल जी भी वहां से न्यूयॉर्क समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है? शहजाद देखिए यही इम्पेशंस है। अभी एक पार्टी जो उसको गिने चुने 10 साल भी नहीं हुए, वो तथाकथित 100 साल से पुरानी पार्टी को बोल रही है तुम ऐसे चलो तुम वैसे चलो। ये बोल रही है कि मोदी वर्सेस 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, और वो बाकी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया होगा। अभी रुक जाओ, ये मानने को तैयार नहीं। पर मैं आपको बुनियादी और सैद्धांतिक रूप पे 3 सवाल पूछ रहा हूं, और ये चारों मिलकर इसका जवाब दे। मेरा पहला सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या इस कन्फिगरेशन में आम आदमी पार्टी होगी नहीं होगी? आम आदमी पार्टी के समर्थक, क्योंकि वो तो आते नहीं है, उनसे सवाल है क्या राहुल गांधी को वो अपने इस कन्फिगरेशन में मानेंगे या नहीं मानेंगे? तीसरी बात, क्या जेडीयू जो एक बार कहती थी कि एक लालू करप्शन का आइकॉन है, क्या आज उस बात पर ये आम आदमी पार्टी और जेडीयू अडिग है या नहीं है? ठीक है। और चौथी बात पर, चौथा सवाल तो हो जाने दीजिए, चौथा सवाल मेरा ये है कि अगर ये लोग वाइस प्रेसिडेंट का एक कैंडिडेट तय नहीं कर पाए मिलकर, तो ये लोग क्या प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय कर पाएंगे? प्रधानमंत्री क्या एक दिन ममता दीदी, एक दिन केसीआर, फिर एक दिन नीतीश जी, फिर एक दिन लालू जी, क्या 7 दिन के 7 प्रधानमंत्री होंगे? तो ये बुनियादी सवाल है, इसका जनता के सामने सवाल मिलकर रखें। ठीक है शहजादा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं ये विषय बीजेपी के लिए भी तो चिंता की बात होनी चाहिए कि जिस तरह के ये प्रयास हो रहे हैं, आप यूं तो उन्हें खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रयास पॉजिटिव डायरेक्शन में महागठबंधन के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि ऐसी सीटें कम से कम जो ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां पर आपका वोट बैंक श्रिंक हुआ है कंपैरेटिवली, वहां पर आप कैसे अपनी जमीन मजबूत करेंगे? ये देखिए, यही गणित लगाया गया था जब एसपी बीएसपी साथ आए थे और कहा गया था अब तो बीजेपी उड़ जाएगी, एसपी बीएसपी एक आ गए हैं, सारे लोग मिल जाएंगे और सारा इनका वोट इनके पास। ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। एक सेकंड मीनाक्षी जी, मैं आपको कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? मीनाक्षी जी, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं। अब उसको आप आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास समझे तो वो आपका नजरिया है, पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। एसपी और बीएसपी नेता के गले मिलने से जो उनका कोर वोट बैंक अभी बाकी है, वो क्या एक हो गया था? जो ट्रेडिशनल सोशल उनके अलायंसेस थे, क्या वो एक साथ हो गए थे? ये केवल और केवल क्योंकि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है और एक दूसरे को, वैसे तो हम मां बहन की गालियां देते। केजरीवाल रोज बोलते हैं कि राहुल गांधी करप्ट है, राहुल गांधी रोज बोलता है कि केजरीवाल का सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया करप्ट है, पर अब वो साथ हो गए क्योंकि मोदी को हराना है, तो उनके वोटर एक हो जाएंगे। ऐसा हुआ है कहीं पर? इस तरह गाली वाली, ये सब इस तरह गाली देते हैं एक दूसरे को। ठीक है सर, वो जहां बहुत गालियां देते हैं, वो आपस में जो बात करते हैं, हम टीवी डिबेट में, कार्यक्रम में बैठ के इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन सुहेल सेठ जी, ठीक है, आपसे ज्यादा सुहेल सेठ जी, महागठबंधन के प्रयास अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहजाद जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? या आप अपने विरोधियों को कम करके तो नहीं आंक रहे? आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है सुहेल सेठ जी? अपने विरोधियों को कम करके तो नहीं आंक रही है बीजेपी? क्या बीजेपी अपने विरोधियों को कम करके तो नहीं आंक रही है? नहीं, देखिए यहाँ पे सवाल 2 चीजों का है। नंबर 1, स्टेट में शायद ही और देखा गया है कि ममता बनर्जी को चुना जाएगा या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में चुना जाएगा क्योंकि उन्हें काम किया है, जो भी है। नेशनल इलेक्शंस आर ऑलवेज फॉट डिफरेंटली फ्रॉम स्टेट इलेक्शंस। आप मुझे बोलिए, राहुल गांधी के अलावा कोई और पैन नेशनल लीडर है? मेरे ख्याल में नहीं। और अगर उसको आप लीडर कहते हैं तो मैं उनको लीडर का दर्जा दे रहा हूं। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार पैन नेशनल लीडर नहीं है। ममता बनर्जी इज अ ग्रेट लीडर फॉर बंगाल, पर पैन नेशनल लीडर नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि
हिस्ट्री में भी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, नरसिम्हा राव को खुद नहीं मालूम था कि वो बनेंगे। आई.के. गुजराल को कौन जानता था, देवेगौड़ा को कौन जानता था। पर आज ये कहना कि इट इज बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया गलत है, क्योंकि वो पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ और डेमोक्रेसी के खिलाफ एक स्टेटमेंट जाता है। मैं समझता हूं जो भी काम अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी ने जिसने भी किया दिल्ली में, जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि लोग बोल रहे हैं। अब ये कहना कि क्योंकि दिल्ली में अच्छा काम किया वो अभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, होता है नहीं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आती हूँ सर, मैं आप कार्यक्रम में यार एक मिनट, ये कौन है, ये हर वक्त इंटरप्ट क्यों करते हैं भाई? प्लीज आप इंटरप्ट क्यों करते हैं? आप थोड़ा मैनर्स के साथ डिबेट करिए ना। मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया। कंप्लीट करिए सोहेल सेठ जी। मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा कि मेरे हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शन है वो देश अलग से देखता है स्टेट इलेक्शंस के तुलना में, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अभी ये रैग टैग अलायंस है, ना तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी है, ना फिलोसॉफिकल यूनिफॉर्मिटी। आपकी ये बात सर ठीक है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन उससे अलग एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार अभी जिन नेताओं से मिल रहे हैं, जिन पार्टियों के प्रमुखों से मिल रहे हैं, अगर आप उनके क्षेत्र विशेषों से आने वाली लोकसभा सीटों को भी जोड़ेंगे तो ये गणित बीजेपी के लिए कम से कम विजय का गणित बिगाड़ सकता है। वो पॉसिबिलिटीज हैं। अब ऐसे में दर्शक क्या कह रहे हैं, उनके क्या सवाल हैं, कार्यक्रम में वो भी शामिल कर लेते हैं। वाराणसी से दिनेश पांडे और देहरादून से विवेक तिवारी ने हमें सवाल भेजा है। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष के पास न नेता है न नीति है, तो मोदी के खिलाफ जनता विपक्ष का साथ क्यों दे? माना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की पब्लिक में रेटिंग हाई है, मगर कहीं आत्मविश्वास, जैसे 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था भाजपा ने, उसी प्रकार 2024 में अति आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी जी पे भारी ना पड़ जाए। ठीक है, सीधे फातमी साहब आपके लिए पहला सवाल लेकर आ रही हूं। ना नेता है ना नीति है, ये जनता ने सवाल पूछा है, वाराणसी से सवाल आया है। मैडम मुझे वक्त दीजिएगा, इसलिए कि आप मेरे साथ शायद बेईमानी नहीं कर सर, रही आप हैं। कंप्लीट करिए, कोई बेईमानी नहीं है। सभी को मौका दे रही हैं, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए, मैं पहली 3 बात रख दूं, उसके बाद इसका जवाब दूंगा। नंबर 1, एक बात समझ लें कि अभी जो डिबेट में चीज़ें आई, आप 2014 को याद कीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश जानता था क्या? जानता भी था तो गुजरात राइट की वजह से जानता था। उनका कोई देश के अंदर कोई नहीं जानता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, वो प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 1। नंबर 2, जनता ने चुनकर बनाया है। माननीय हमारे जनता ने मैंडेट दिया है। मेरी बात सुनिए। हाँ, जनता ने मैंडेट दिया। मैंने कहा, देखिए, आपका विरोध उनसे हो सकता है, आपके मतभेद हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है ना, उसकी बात तो कम से कम ऐसे ही करेंगे ना। मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। सर, जनता ने मैंडेट दिया है, वही जनता जो लालू जी को मैंडेट दे रही है, जो नीतीश जी को मैंडेट दे रही है, उसी ने मैंडेट दिया। मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने मान लिया, मुझे बोल लेने दीजिए। आप मुझे इंटरप्ट कीजिएगा तो मैं फिर चीज़ों को भूल जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, 2019 का जो रिजल्ट है वो बताता है कि बीजेपी को 37% वोट आया है। 63% वोट न तो उनके फेवर का है, ना उनके साथ का है। तो हमारी जो कोशिश है पूरे देश के अंदर कि इस 63% वोट को एक साथ लाएं, और जब ये 63% वोट एक साथ आएगा, मुद्दों पे आएगा। मैंने बता दिया मुद्दा पहले, महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की सुरक्षा है, पंजाब में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद पूरे देश में एग्रीकल्चर, किसान का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इस पर एक कॉमन एजेंडा बना करके हम लोग आगे निकलेंगे। मैडम, मैं पहली मर्तबा 91 में MP बना था, उससे पहले भी सारे इलेक्शंस को देखा है। विपक्ष की जो एकता होती है वो पक्ष का जब जुल्म बढ़ जाता है उसके बाद ही होता है। जिस तरह के से सरकार चल रही है आज दिल्ली के अंदर, उसको देख करके सभी एक होंगे। आपको ये सब अभी से भ्रम मत पालिए कि वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। प्रधानमंत्री का अभी तक तो सरकार में बीजेपी के साथ ही थे। अच्छा, और अभी तक तो सरकार में बीजेपी के साथ ही थे, अभी पाला बदला है ना।
शहजाद साहब बोल रहे थे, तो अचानक से जो आप कह रहे हैं कि बड़े अत्याचार हो गए हैं, बड़ी तकलीफें हो गई हैं, बड़ी परेशानियां हो गई हैं, तो अभी कुछ समय पहले तक वो नहीं थी, इसका मतलब कुछ भी। एक मिनट, शहजाद साहब जो फरमा रहे थे लालू यादव के बारे में, और उनको जरा ख्याल करना चाहिए। ठीक है सर, आपका बिंदु मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अकील साहब ये बताइए, ना नेता, गरीब आदमी में जान, अकील साहब ना नेता ना नीति, पूरा समझ 1 वर्सेस 4 होने के बाद सवाल पर मुझे जवाब ना नेता ना नीति। क्या तरीका और ये देखिए, मुझे लगता है कि इस पॉइंट से आगे ही हम नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि डिबेट पैनल में ही वो विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर ये कहना मुश्किल है कि आप एक साथ आ पाएंगे। हम अकील साहब, हम 63% लोगों को जमा करेंगे देश का। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट हो रही है, सब एवरीबॉडी इज इक्वल, नॉट आप ये 4x1 मत कीजिएगा, आपके सामने सबका तो हमारे भी समर्थक बुला लेते हैं। सुनिए आप, अब मेरी बात सुनिए, देश के अंदर हमारे भी एलाइज को बुला लेते हैं। देखिए आप ये बोलते हैं, समय हमें तो नहीं मिल रहा ना बोलने के लिए। कंप्लीट करिए अकील। देश के अंदर जो इस वक्त 8 साल का परफॉर्मेंस है बीजेपी का, और जो पराकाष्ठा अभी हो रही है, जिस तरह डर, नफरत और एक बहुत ही गलत माहौल बीच में डिफरेंशिएशन करने का लोगों के बीच में, ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। ये बीजेपी वाले जो है इस बात को नहीं समझना चाहते भी नहीं है। किस आधार पर डर की बात कर रहे हैं? कौन सा डर? मीनाक्षी, अगर आप देश के अंदर देखें तो कितने लोगों की सर जेनरिक बात मत करिए, स्पेसिफिक बताइए मुझे। किलिंग हुई है, स्पेसिफिक बताइए। नहीं आप बताइए, स्पेसिफिक बताइए, कोई आंकड़ा है तो उसे कोट करिए, स्पेसिफिक बात बताइए मुझे। देश के अंदर कितना रेप कितने हो रहा है, रेप के अंदर मर्डर कितने हो रहे हैं? आपको अपने घर से यहाँ आते हुए डर लगा? इसके अलावा आपको अपने घर से यहाँ पर आते हुए डर लगा? जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो क्रिएट कर रहे हैं, बलात्कार को आप ये कह रहे हैं कि किसी एक के समय में हो रहा है, किसी एक के समय में हो रहा है बलात्कार? कम से कम रेप को लेकर इस तरह की बातें मत करिए। आप आज की सबकी सरकारों में हो रहा है, सब दलों की सरकारों में हो रहा है, जिस तरीके से जो सबकी सरकारों में हो रहा है, सबके दलों की सरकारों में हो रहा है, ठीक है? तो ये बात मत करिए। आप मुझे बताइए, आप घर से यहाँ तक आए स्टूडियो में, आपको डर लगा रास्ते में? डर लगा या नहीं लगा, मुझे बताइए। देखिए मैं ना डरता हूँ ना मैं डरता हूँ इस बारे में। ठीक है, चलिए, मतलब आपको डर नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, मैं जो हूँ इस देश का नागरिक हूँ, और मैं इस देश की व्यवस्था के ऊपर भरोसा करता हूँ, और मैं इस देश के अंदर जो है अपने आप को डिवोट करके, और मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी काम किया है पूरी दुनिया में, मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने बहुत स्ट्रांगली काम किया है, मुझे डर नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, देश की स्थिति इस वक्त राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है हमारे देश की। और वर्ल्ड में अगर आप बोलते हैं कि मैं पांचवी बड़ी तो वर्ल्ड के अंदर हमारे देश की स्थिति क्या है? मैंने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में, हमारे देश ठीक है सर, हर तरह सर अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगी बात। अर्थव्यवस्था की बात मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताई कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आपको वो नहीं सुनना। ठीक है, 5 मिलियन बोला था ना, ठीक है, अभी 4 मिलियन भी नहीं हुई है, और वो हमारे मैं ट्रिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। सर स्पेसिफिक में बात करिए, आपसे मैं कुछ पूछ लूं, आप दूसरी जगह भाग जाते हैं, ठीक है? और देश के अंदर शहजाद, बुरी स्थिति मुझे ठीक है सर, हो गया आपका पॉइंट। शहजाद, यहाँ पर बड़ा सवाल ये जो मैं फिर आपके पास लेकर आ रही हूँ कि देखिए, आपने ये बात तो कह दी कि हमें कोई डर नहीं है, लेकिन आम जनता भी आपसे ये सवाल पूछ रही है, कहीं इंडिया शाइनिंग जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा? ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? जमीन का आकलन किया या नहीं किया है? मीनाक्षी जी, हमारे देश में हर कुछ महीनों से चुनाव भी होते हैं, और मुझे लगता है चुनाव से बेहतर कोई बैरोमीटर नहीं होता जनता के मूड का आकलन करने का। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिस पार्टी ने एक भी राज्य बचाने में असक्षम रही, वो दूसरी पार्टियों को बता रही है कि आपसे जनता का मैंडेट खिसक गया है। जो पार्टी नोटा के साथ कंपटीशन लड़ती है, उसके 99% सीटों पे उत्तर प्रदेश में डिपॉजिट जब्त हो गई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, वहाँ पर डिपॉजिट जब्त हो गई। गोवा में डिपॉजिट जब्त हो गई। वो कहती है कि जनता हमारे साथ है, आपके साथ कोई नहीं। और जहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में संस्कृति नहीं थी सरकारें रिपीट होने की, वहाँ पर रिपीट करने वाला काम 40-50 साल में पहली बार हो रहा है, तो उसको कहा जा रहा है जनता आपके साथ नहीं, आप जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। अब मेरे 2-3 बुनियादी सवाल है, चलिए बात करते एक एक विषयों की। मैं तो इसी पे बात करना चाह रहा था
रेप सबसे ज्यादा कहां पे आज एनसीआरबी का डेटा बता रहा है? राजस्थान में। वहां पर निर्भया कांड हुआ है रुदावल में, कोई बात हुई है? झारखंड में 2 घटनाएं बैक टू बैक, अंकिता और वो बेचारी लड़की की हुई, ट्राइबल लड़की की, आज भी एक घटना हुई है वहां पे। एक सेकंड मीनाक्षी जी, मेरी बात तो हो जाने दीजिए ना, अब मेरा तो हो जाने, मुझे जैसे, अरे भाई आपने जैसे उनको अधिकार दिया, आप लंबी बातें फातमी जी की सुनी। जिस समय मीनाक्षी जी बता दीजिए, फिर बीजेपी को रखने का कोई औचित्य नहीं। जिस समय अकील साहब बलात्कार का जिक्र कर रहे थे, मैंने उसी समय कह दिया था कि सबकी सरकारों में सभी दलों के टाइम पे हुआ है, हम बलात्कार को स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते। नहीं शहजाद प्लीज, मैं आपको नहीं शहजाद प्लीज, मैं रेप के मामलों पर नहीं, ठीक है, मैं रेप के मामलों में मैं रेप के मामलों में पॉलिटिकल, मैं रेप के मामलों में पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं चाहूंगी, और मैं आपसे भी शहजाद इतनी उम्मीद करूंगी कि इस मामले की सेंसिटिविटी को आप भी समझेंगे। 4 पैनलिस्ट, आप बाकी कोई भी आरोप लगाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, बट रेप के मामलों में एक सेंसिटिविटी हम बरतेंगे, मैं वो अलाउ नहीं करूंगी सर, मैं वो अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। 4 पैनलिस्ट एक ही बात दोहरा रहे हैं, बीजेपी को चारों को काउंटर करना है, पर आप मुझे काउंटर भी नहीं करना। आप हो सकता है कि उनको अलग अलग हिसाब से देख रहे हो, हमने उन्हें उनकी पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया है सर। इस पूरे डिबेट शो के बाद आप टीएमसी के प्रतिनिधि टीएमसी के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि कांग्रेस के रूप में, आप बीजेपी से आए, आपका अधिकार, वो हर लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, आप ठीक है, रेप वाले पॉइंट को आप छोड़िए, उससे अलग बात करिए। उन्होंने उठाया ना, मैंने उनको काटा सर, मैंने उनको काटा, मैंने उनकी बात को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया। अब उन्होंने कहा कि 37% वर्सेस 63% है। आपने मीनाक्षी जी बताया, नेहरू जी ने पहला चुनाव लड़ा तो 45 मिला था उनको, दूसरा चुनाव लड़ा तो 47% मिला था, तो 53% और वो 52% एक हो पाया क्या? ये किस प्रकार का एनालिसिस है? इलेक्शन गणित पर नहीं होता, इलेक्शन केमिस्ट्री पर होता है। इतनी बात तो आप भी जानते हैं। अब मेरी बात हो जाने दीजिए ना, बुनियाद। मैं तो कहता हूं कि चलिए, नेता एक नहीं डिसाइड कर पा रहे, बाद में कर लेना, कम से कम नीति और नियत तो एक तय कर लो, और बुनियादी मुद्दों पर एक तय कर लो। इनसे पूछिए ना, ये कह रहे ना हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड एंड रूल की बात। 10 सबसे बड़े दंगे देश में हुए, भागलपुर, नेल्ली, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, ये किसके कार्यकाल में हुए? फटाफट से 2 सवाल शामिल करना चाहती हूँ आम जनता। मैं यहाँ पर 2 सवाल कार्यक्रम से शामिल करना चाहती हूँ, ठीक है। हमारे साथ देहरादून से दिवाकर और बिलासपुर से गोविंद ने कुछ सवाल भेजे हैं, वो मैं सवाल अपने पैनलिस्ट के पास लेकर जाना चाहूंगी। फटाफट सवाल दिखाइए। ममता और केजरीवाल हो या नीतीश या राहुल गांधी, ये क्यों नहीं समझते कि पब्लिक सब जानती है, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं वहाँ के गवर्नेंस के रिकॉर्ड को जनता को बताएं। गठबंधन और मुफ्त के वादों से क्या मोदी को हरा सकते हैं? मेरा सवाल है, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा, उद्धव ने साथ छोड़ा, ऐसा क्यों है कि बीजेपी के साथ कोई भी रीजनल नेता नहीं टिकता? ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर आपकी सत्ता है, कम से कम वहां का गवर्नेंस रिकॉर्ड तो सार्वजनिक करिए। देखिए मीनाक्षी, ये बात पक्का है कि देश के अंदर काफ़ी मुद्दे हैं गंभीर, लेकिन बीजेपी ने पिछले 8 सालों में इस देश की राजनीतिक पिच को बदल दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे विपक्षी नेताओं को समझना पड़ेगा। मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ये जो आर्थिक मुद्दे हैं, इस पे बिल्कुल बीजेपी अपने कमिटमेंट पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है। लेकिन उनके जो इमोशनल मुद्दे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, वो कहते हैं हमने 370 हटा दी, वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जो उनके इमोशनल मुद्दे हैं, वोट उस पे हो रहा है। और ये जो पिच है, बीजेपी ने जो है इस पिच को बदल दिया, पूरी राजनीतिक पिच को बदल दिया, राजनीतिक पिच को धर्म और राष्ट्र के ऊपर आधारित कर दिया। तो विपक्षी नेताओं को समझना पड़ेगा। क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूं, सुहेल सेठ जी, क्लोजिंग रिमार्क 30 सेकंड्स। बड़े एक्सपर्ट बने। मैं समझता हूं कि जैसे आचार्य जी ने कहा, मैं समझता हूं कि आप जो भी कहें, आप बोलें कि कम्युनल वर्सेस सेक्युलर, ये 2 चीजें हैं। एक, जो बीइंग इंडियन की जो गर्व, जो प्राइड है, वो वापस आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, काफी मुद्दे ऐसे भी हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे थे और उन्होंने किए। आप उन्हें इमोशनल कहिए, नॉन इमोशनल कहिए, पर उन्होंने डिलीवरी की है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं मीनाक्षी जी, आप अगर प्राइम मिनिस्टरियल चैलेंज देंगे तो वो प्राइम मिनिस्टरियल चैलेंज कोई पैन इंडिया लीडर ही दे पाएगा। ठीक है। पीपल डोंट इलेक्ट कमिटीज। आप कमिटी को आप नहीं बना सकते प्रधानमंत्री, एक आदमी को बनाएंगे, तो वो आदमी कौन होगा
और यहाँ सब अब घुस गए हैं कि भाई मेरे को बनाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और यही जो है बड़ा सवाल है और इसी बिंदु के साथ मैं कार्यक्रम को यहाँ विराम दूंगी। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ये मुलाकातें अगर सकारात्मक दिशा में जाती हैं और अभी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर एक मजबूत महागठबंधन खड़ा होता है तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन क्या क्षेत्रीय दल अपने छोटे हितों को नजरअंदाज कर किसी बड़े मिशन के लिए साथ आ पाएंगे? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।